Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am taking the further part from the topic final accounts, that is final accounts with adjustment. So today I am taking first 5 adjustment from the final accounts topic, and hope you all have learnt the format of final account, that is the trading account, then profit and loss account, and then balance sheet. And if you have not seen those videos, so I will share the link in the description box so you can watch them before starting with the adjustment part. बिकॉज पहले आपका फॉर्मेट लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एडजस्टमेंट्स को उसमें ट्रीट कर पाएंगे कि व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू हैव टू डू, दैट यू कैन ओनली डू व्हेन यू हैव द फॉर्मेट इन योर माइंड. So for this reason you have to see or watch the format videos first, and if you have already known or aware about the format, then you can start from the adjustment part. So students, without wasting time, let's start. So in the final account you need to prepare first the trading account and then the profit and loss account and then balance sheet. But whenever you are preparing the final accounts, there are certain adjustments given under the trial balance, or I can say below the trial balance. Okay, so after trial balance certain additional information is given. उस additional information को हम क्या बोलते हैं? Adjustments बोलते हैं. What does that mean? Why these additional informations are given? Because they are the treatments or the heads or the items or the transaction which has not been recorded in the trial balance. यानी ये सारी वो ट्रांजेक्शन होती है जो कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में रिकॉर्ड होती है. दैट मीन्स वी हैव नॉट डन द रिकॉर्डिंग इन द जर्नल एंड लेजर फॉर दिस ट्रांजेक्शन. Okay, so in the trial balance you write all those heads or transaction or items which has already been recorded in the journal and then ledger, or you can say the cash book, etc. That means full recording procedure when it is followed. तो at the end you prepare the trial balance. आपको सबको फॉर्मेट याद होगा. सबसे पहले आप जर्नल में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर उन जर्नल एंट्रीज को आप लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं. आफ्टर दैट यू टोटल द लेजर अकाउंट्स एंड देन टेक आउट द बैलेंस. दोज बैलेंसेज आर ट्रांसफर्ड इन द ट्रायल बैलेंस. यहाँ तक तो है आपकी अकाउंटिंग साइकिल. एंड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस यू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. ओके, बट समटाइम इट हैपन्स, और वी कैन से इन रियलिटी इन द बिजनेस इट हैपन्स, कि आपका ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में कुछ ट्रांजेक्शन जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, दे आर शोन बिलो एज एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके, so from that I think you all have done or solved the numerical of final account. In that the closing stock is always shown outside the trial balance. आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर ही शो किया होता है क्लोजिंग स्टॉक को. यही रीजन है हम उसको 2 बार रिकॉर्ड करते हैं. सो अब आपने क्या याद रखना है इसके अंदर? जो भी एडजस्टमेंट या जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है या ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है, that will be recorded at 2 places. ओके, सो ये मैंने आपको जब फाइनल अकाउंट टॉपिक बताया था, मैंने उस समय ये बात बताई थी कि फाइनल अकाउंट यानी ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स दी हैं आप उनको एक बार रिकॉर्ड करते हैं. यू रिकॉर्ड देम वंस. या तो आप उसको ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या बैलेंस शीट में, यानी तीनों में से वो एक ही जगह आएगा. ओके, इधर डेबिट और क्रेडिट, और यू कैन से या ट्रेडिंग में आएगा वो, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या बैलेंस शीट में. तो तीनों में से एक ही जगह पे वो रिकॉर्ड किया जा सकता है. लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दी होती है या एडजस्टमेंट जो नीचे दी होती है, उनको आप 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं. उसका रीजन क्या है? बिकॉज दोज ट्रांजेक्शन और द रिकॉर्डिंग्स हैज नॉट बीन डन इन द बुक्स. सो आप उसको 2 जगह पे या 2 प्लेसेस पे रिकॉर्ड करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. ओके, सो मैं आपको वही बताऊंगी कि क्या एडजस्टमेंट है और वो कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड होगी. बाकी आपका फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट एडजस्टमेंट विच वी टेक हियर इज एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आप ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बनाते समय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रूल है या ये इसके बिना शायद फाइनल अकाउंट बन ही नहीं सकते. सो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. तो जब भी वो आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, आपने उसको 2 जगह पे रिकॉर्ड करना है.
और आपको सबको याद होगा आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, एंड दूसरा आप रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो ये वाली एडजस्टमेंट आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट फ्रॉम द एडजस्टमेंट टॉपिक. So generally the closing stock is given in the trial balance, okay, given outside the trial balance. अब हमेशा वो आपको आउटसाइड ही दिया होगा. सो आउटसाइड दिया होने पे आपने उसको दो जगह पे रिकॉर्ड करना है. जस्ट सी, वन इज योर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड अनदर इज बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, सो ये दो जगह पे रिकॉर्ड हो गया. तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आ गया, इसको आपने टिप्स पे याद कर लेना है. क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, एक आप उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा आप रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ओके, और अगर किसी क्वेश्चन में, यानी ये होता है वंस इन अ वाइल, इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस. ओके, तो अगर ये आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया होगा तब आप उसको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में नहीं शो करेंगे. क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गया. सो आपने इसको याद रखना है कि अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाता है तो इन दैट केस यू विल ओनली रिकॉर्ड इट इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, नॉट इन द ट्रेडिंग अकाउंट. अब हम आते हैं हमारी दूसरी एडजस्टमेंट पे. इट इज एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यू कैन से एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि इस साल के या करंट ईयर के ड्यू थे but we have not paid them, so we call them the outstanding expenses or you can say the due expenses. okay, so वो एक liability है, इसको आपने याद रखना है. दूसरा, आपने अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो मैंने इसमें दोनों केस लिए हैं आपके. इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल गिवन आउटसाइड. ओके, सो इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस तो आप क्या करेंगे, एड इट टू द रिलेटेड एक्सपेंस. अब लाइक अगर हमें दिया हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो आप वेजेस को कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में. तो आप ट्रेडिंग में डेबिट साइड में वेजेस के अंदर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो एड अप कर देंगे. क्लियर है? सो आपने इसको ऐसे ही याद करना है, एडेड इन द रिलेटेड एक्सपेंस इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी दोनों जगह. अगर आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आप रेंट में ऐड करेंगे, तो रेंट आप कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. ओके, सो दोनों ही एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं. तो डेबिट साइड में लाइक सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, या आपका कैरेज जनरली आउटस्टैंडिंग नहीं होता, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, या आपका ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग इज देयर. तो वो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो आप उसी हेड के अंदर ऐड कर देंगे इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पे भी आप उस एक्सपेंस को शो करते हैं. सो फॉर दिस रीजन ओनली आई एम टेलिंग कि आपको फॉर्मेट जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा हेड हम कहाँ शो करते हैं. क्लियर है? सो आपने उसको क्या करा, एक तो आपने उसको उसी हेड के अंदर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऐड अप कर देना है जहां पे आप उस एक्सपेंस को शो कर रहे हैं. दूसरा, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज. दूसरा आप इसको कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर लाइबिलिटीज. क्लियर है? अब इसमें हम दूसरा केस भी ले लेते हैं. इफ समटाइम इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इनसाइड दिया हुआ है, तब आपने उसको कहां रिकॉर्ड करना है, तब आपने उसको सिर्फ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करना है. देन यू विल नॉट रिकॉर्ड इट इन द related expense or you can say in the debit side of trading or profit and loss account. क्लियर है? सब आप इसको कहाँ लिखेंगे, सिर्फ लाइबिलिटीज में शो करेंगे और कहीं नहीं शो करेंगे. तो ये बात अभी फिर से क्लियर हो गई कि जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है वो एक ही जगह आएगी, और जो चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है वो दो जगह आएगी. क्लियर है? नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हेड भी आपको मैंने जर्नल के टाइम पे मैंने इनकी एंट्रीज बता रखी हैं. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस. ओके, यानी हमने एडवांस में अगले टाइम पीरियड के लिए भी पे कर दिया, अब वो ऑलरेडी हमने पे कर चुके हैं. क्लियर है? सो अगर वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको इन द एडजस्टमेंट्स, तब आपने उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, एक तो आपने रिलेटेड एक्सपेंस से उसको डिडक्ट करना है. ओके, रिलेटेड एक्सपेंस लाइक अगर आप कह सकते हैं रेंट
प्रीपेड है, यानी प्रीपेड रेंट इज देयर और रेंट पेड इन एडवांस इज देयर। तो जहां आप रेंट शो कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वहां पे आप रेंट में से प्रीपेड वाला अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? नो कंफ्यूजन। और दूसरा आप उसको कहां शो करेंगे? इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, सो बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और अगर ये आपका जो प्रीपेड रेंट है वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज गिवन, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तब आप सिर्फ उसको एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। तब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग के डेबिट साइड में नहीं शो करेंगे या डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? सो आप इसको कैसे, आप दोनों को याद रख सकते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड होंगे और प्रीपेड एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंस से लेस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो किया जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाएगा। ओके, और अगर वो दोनों इनसाइड दिए हुए हैं, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, वो आप उसको कहां शो कर देंगे? लायबिलिटी साइड में। और प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, तो आप उसको एसेट में शो करेंगे। ओके, और यहां पे आप एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, लाइक प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। जनरली आपको प्रीपेड इंश्योरेंस मिलेगी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस या आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लाइक दिस इट विल बी देयर। तो आप उस हेड का नाम लिखेंगे। अब हम आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, दैट इज एक्रूड इनकम, और यू कैन से अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इनकम। ओके, और इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली बट अभी हमने रिसीव नहीं करी। ओके, सो इनकम क्योंकि हमें रिसीव करनी होती है, हमें पे नहीं करनी होती। ओके, सो जो भी इनकम हम अर्न कर चुके हैं, लाइक हमने किसी को लोन दिया हुआ था, पूरे 12 महीने हो गए तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया, बट ही हैज नॉट पेड अस, तो वी हैव अर्नड इट बट ही हैज नॉट पेड अस और वी हैव नॉट रिसीव्ड इट। क्लियर है? तो तब आपकी इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? ये जस्ट आपका आउट एक्सपेंसेस से ऑपोजिट, यानी उल्टा चलता है। बट अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो आप रिलेटेड इनकम के अंदर उसको ऐड करेंगे। अब वो इनकम आप कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है, कोई और चीज नहीं आती है। बाकी जितनी आपकी इनकम्स है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आप रिलेटेड इनकम के अंदर उसको एड अप कर देंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज देयर। ओके, तो वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट इज देयर, तो एक्रूड इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में ऐड अप कर देंगे इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और अगर आपका एक्रूड वो है, आपका रेंट है जो आपने रिसीव करना था बट एडवांस में अभी रिसीव नहीं किया क्योंकि अर्न कर लिया है, सो वो भी आप कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ओके, पहले आप रेंट रिसीव दिखाएंगे, फिर आप क्या दिखाएंगे? एक्रूड रेंट, तो वो उसमें एड अप हो जाएगा। क्लियर है? या एक्रूड कमीशन भी हो सकता है, यानी 3-4 हेड्स ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप बुक में इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और दूसरा आप उसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, यहाँ आप कह सकते हैं एक्रूड इनकम इज देयर और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इज देयर, वो एसेट है आपकी। क्लियर है? सो आप उसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, यानी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट इज गिवन, then you will only record it in the asset side of balance sheet। तब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में एक्सपेंस के अंदर, इनकम के अंदर ऐड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसी का जस्ट ऑपोजिट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव हो गई, यानी अगले साल वाली भी आपको इसी साल में रिसीव हो गई, सो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। सो अगर तो वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड दी हुई है तो अगेन 2 प्लेसेस पे आनी है वो, तो यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम द रिलेटेड इनकम। आप उसको इनकम से डिडक्ट करेंगे और वो इनकम कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, तो उसी में से आप उसको डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है? यानी एक्रूड इनकम इज एडेड इन द इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट इनकम। क्लियर है? यानी जो भी रिलेटेड इनकम है, लाइक अगर वो आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है तो आपका रिसीव्ड रेंट जहां आप शो करते हैं वहीं पे आप उसको डिडक्ट कर देंगे। और दूसरा, उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो करेंगे। सो इट विल बी शोन इन द लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये लायबिलिटी है
वी हैव नॉट अर्नड इट बट वी हैव रिसीव्ड इट, तो हमारे ऊपर एक बर्डन आ गया, सो दैट इज अ लायबिलिटी. ओके. और अगर वो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में दिया हुआ है, यानी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट इज गिवन, सो इट विल ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट के अंदर डिडक्ट नहीं करेंगे फ्रॉम द इनकम. ओके. सो देन ओनली इट इज ओनली शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो अब आप इन दोनों को भी एक साथ समझ सकते हैं. एक्रूड इनकम जो है आपकी वो एसेट है. ओके. एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी. ओके. सो एक्रूड इनकम जो है रिलेटेड इनकम के अंदर ऐड होगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डिडक्ट होगी. एक्रूड इनकम एसेट में शो करेंगे और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में शो करेंगे. क्लियर. और अगर इनसाइड दी हुई है तो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है वो छोड़ देंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे इन द accrued income in the asset side and income received in advance in the liability side. So hope ये 5 एडजस्टमेंट्स मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दी हैं. सो इनको आप एक बारी फिर से रिवाइज करेंगे, प्रॉपरली देख के फिर रिवाइज करेंगे एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज एडजस्टमेंट्स. एंड इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. And see you student in my next video. So hope you have understood the topic and liked the video. So share it with your friends. So till then, bye bye students.